नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बी एड विद्या वर्ष के अंदर समावेशी विद्यालय के रूप में या समावेशी शिक्षा के रूप में जो समावेशी शिक्षा निर्माण का विषय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के लिए एक समावेशी विद्यालय होना आवश्यक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का सबूत तभी ही उजागर हो सकता है, समावेशी शिक्षा का संकल्प तभी पूरा हो सकता है यदि एक समावेशी विद्यालय का एक पूर्ण रूप से निर्माण हो सके। वहाँ का वातावरण भी समावेशी हो, वहाँ के जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो भी समावेशी हो, वहाँ जो शिक्षण शास्त्र है उसका भी समावेशन हो। इस प्रकार से पूरी तरह से जो उसका पूरा वातावरण है आंतरिक और बाहरी विद्यालय का वो समावेशी होना चाहिए, तभी हम उस समावेशी शिक्षा को सार्थक कर पाएंगे। तो हमने समावेशी विद्यालयों के विशेष संदर्भ के अंदर एक शिक्षण अधिगम वातावरण के विषय का अध्ययन कर रहे हैं, टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था कि विद्यालयों में जो समावेशी वातावरण है वो दो प्रकार से निर्भर करता है, दो चीज़ों पर आधारित है। सबसे पहला है समावेशी विद्यालय की संस्कृति। समावेशी विद्यालय की संस्कृति इस प्रकार की हो कि कोई भी बालक से भेदभाव न किया जाए, सभी बालकों को प्रवेश दिया जाए, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी नैतिकता, उसकी व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समावेशी वातावरण होना जरूरी है। तो समावेशी वातावरण के लिए शिक्षकों को भी उसका ज्ञान होना चाहिए, वहाँ का जो विद्यालय का प्रबंधक मैनेजमेंट है उसको भी उस समावेशी जो दर्शन है उसका ध्यान होना चाहिए कि समावेशी दर्शन के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया है और किस प्रकार से समावेशी दर्शन के अंदर सभी विद्यालयों को समानता के आधार पर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करते हुए हमें विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाना है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि समावेशी दर्शन को समझना और शिक्षा को समझना, किनके लिए? विद्यालय के लिए। विद्यालय में कौन है? प्रबंधक है, प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है। इनको क्या है? समावेशी दर्शन और उसकी शिक्षा को समझना होगा, उसके अनुसार कार्य करना होगा। तो हमने इसके लिए देखा था कि सभी छात्रों के अधिकारों के बारे में कि उसको अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसा कि समावेशी शिक्षा कहती है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंदर प्रत्येक बालक अपने साथी समूह के साथ एक ही कक्षा में एक साथ बैठ करके अध्ययन करता है, तो हम उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो उसके अंदर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ एक कक्षा में बैठ करके अध्ययन करते हैं, जैसे कि उसमें अलगाव की स्थिति नहीं आती, भेदभाव की स्थिति नहीं आती, जो अक्षम बालक है उसके अंदर हीन भावना नहीं आती। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का ज्ञान है वो क्या है? प्रबंधक को, विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक को होना चाहिए, उसी के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। और समावेशी शिक्षा की शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो, ये बात हमने कर ली थी। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बालकों को दी जाए जिससे कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो सके। बालकों को छोटे छोटे समूहों में बांट करके, जैसा कि एक प्रकार की योग्यता रखने वाले बालकों को छोटे समूह में बांट दिया, उसको अलग से शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए, अलग से व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए हमें उसका शिक्षण कार्य करवाना है। तो इसलिए बड़े समूहों में और छोटे समूह में बांट करके हम उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उसको समूह में बांटते हुए शिक्षण कार्य करवा सकते हैं और सुविधाएं दे सकते हैं। इसी के आधार पर हमने कहा था कि उनको मान सम्मान मिले, महत्व मिले, जैसे कि वो अपने को उस विद्यालय का एक हिस्सा समझ सके, है ना। सहभागिता जिसको अपने कह सकते हैं, सहभागिता सुनिश्चित कर सके अपनी किसी न किसी एक्टिविटी के रूप में, किसी न किसी कार्य के रूप में वो विद्यालय को प्रभावित करे, और जिससे कि वो अपने उस समूह का, उस विद्यालय की जो विद्यालय की संस्था है उसका वो अपने आप को सदस्य समझे। इस प्रकार की बात इसके अंदर की गई है। तो इसी के साथ ही हमने विद्यालय में वैसा वातावरण तैयार करना,
ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसके अंदर एक समुदाय के रूप में हो या समुदाय का प्रत्येक सदस्य उसकी सहभागिता सुनिश्चित करे, वही बात इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि प्रत्येक बालक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, अपने आप को उस संस्था का एक सदस्य मानते हो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उसको विद्यालय आने में भय ना हो, उसको यह ना लगे कि मेरी वहाँ पर केयर नहीं हो रही, मेरा प्रवाह नहीं हो रही, उसको देखभाल और सुरक्षा जैसा वातावरण विद्यालय के अंदर होगा, तभी वो एक शिक्षण कार्य कर पाएगा या उसके अंदर अधिगम कार्य कर पाएगा, सीख पाएगा, ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। इसी आधार पर हमने समावेशन की जो दर्शन है, शिक्षा के बारे में जो था उसका पढ़ा। उसके साथ ही हमने आगे जो अध्ययन करेंगे शिक्षण अधिगम वातावरण के लाभों पर चिंतन, ये इसका दूसरा टॉपिक है। तो पहला तो था कि संस्कृति के आधार पर, दो प्रकार के बताए थे, शिक्षण शास्त्र के आधार पर और संस्कृति के आधार पर। संस्कृति के आधार पर हमने अध्ययन कर रहे थे, तो पहला टॉपिक अपने जो पढ़ा था, ज्ञान दिया था, उसके अंदर तो था कि समावेशन या समावेशी दर्शन और शिक्षा। इसके साथ ही दूसरा जो है उसमें है कि शिक्षण अधिगम वातावरण के लाभों पर चिंतन। शिक्षण अधिगम वातावरण के लाभों पर चिंतन, लाभ जो होते हैं उस पर क्या चिंतन करना है, क्या फायदा उसका। जैसा कि हम देखते हैं कि देखो विद्यालय का वातावरण बहुत अधिक प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मनोविज्ञान में आता है कि बालक के विकास में वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि जिस प्रकार के वातावरण के अंदर बालक का लालन पालन होता है, वो उसी प्रकार के गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। देखो वंशानुगत तो उसके अंदर प्रभावित करता ही है, वंशानुगत कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि आनुवंशिकता के आधार पर हम कहते हैं कि हम यह कहते हैं कि बालक के विकास में कौन कौन से जो कारण है प्रभावित करते हैं, तो अपने दो चीजें लेते हैं, एक तो आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण। तो आनुवंशिकता तो जो कि पहले से जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चले आ रहे हैं उसका प्रभाव है, लेकिन वातावरण उसके अंदर विकास में किस प्रकार से बालक विकास करेगा उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस आधार पर वातावरण होना, शिक्षण अधिगम करना, वातावरण उचित होना ही समावेशी विद्यालय के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। यदि उपयुक्त शिक्षण वातावरण होगा तो समावेशी विद्यालय के अंदर बालक आत्मविश्वास से शिक्षण कार्य अधिगम कार्य कर पाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि छात्रों के विकास के लिए कक्षा में इसका स्वरूप पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक रूप से होना चाहिए, जब प्रजातांत्रिक रूप से विकसित होना चाहिए। तो इसमें ही हम लिख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम वातावरण दोनों के लिए ही उपयोगी है, शिक्षक के लिए उपयोगी है और शिक्षार्थी के लिए उपयोगी है। मान लो कक्षा का वातावरण उचित नहीं है, शोरगुल हो रहा है, तो टीचर को पढ़ाने में बाधा आएगी, वो भी अपनी बात से ढंग से नहीं रख पाएगा, क्योंकि सुनने वाला उसमें नहीं होगा, सुनने वाला नहीं है, वो अपने शोर कर रहे हैं क्लास में, या इस प्रकार का उचित वातावरण नहीं है। सभी बालक उस विधि से जो समझाना चाह रहे हैं उससे समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो समझ नहीं पा रहे हैं वो उस ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं, तो एक अच्छा वातावरण उसके अंदर नहीं आएगा। तो एक उचित वातावरण होना शिक्षार्थी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, महत्व है, जितना कि एक शिक्षक के लिए, या शिक्षक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ही शिक्षण अधिगम वातावरण होना उचित है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो छात्रों के विकास के तो कक्षा का स्वरूप प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लिख सकते हैं इसी 2 नंबर पॉइंट में। छात्रों के पूर्ण विकास के लिए उचित वातावरण, उचित लिख सकते हैं प्रजातांत्रिक वातावरण,
दूसरा है छात्रों के पूर्ण विकास के लिए प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए क्लास का, कक्ष का। दूसरा है छात्रों को उसके समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जब एक बालक ग्रुप के अंदर कार्य करते हैं तो उनके अंदर एक उस कार्य को पूर्ण करने की जो लालसा होती है वो भी आती है, एक समूह में कार्य करने की जो विकास होता है उसके अंदर, जिसको हम सामाजिकता का विकास कह सकते हैं कि सामाजिक गुणों का विकास होता है, एक चीज को पूरा करने की जो उसके अंदर आकांक्षा होती है वो उसके अंदर आती है। तो इसमें हम कह सकते हैं छात्रों को अपने समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को अपने समूह में कार्य करने के लिए वातावरण प्रदान करना। तो छात्रों को अपने समूह में कार्य करने के लिए उचित वातावरण तैयार किया जाए, उनको एक ग्रुप के अंदर बांट करके, जो सामान्य ग्रुप जैसे उनको लगता है कि ये एक सामान्य सी योग्यता वाले बालक हैं, इसके अंदर हम जिस प्रकार कक्षा के अंदर प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है और उसके अंदर बांट देते हैं, इसी प्रकार से हम उसकी योग्यता और रुचि को देखते हुए हम उस कक्षा को अलग अलग समूहों में, छोटे छोटे समूहों में बांट करके भी अधिक शिक्षण कार्य करवा सकते हैं और बच्चों को अधिगम कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब देखो छात्रों के लिए तो उचित वातावरण होना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ यदि शिक्षकों के लिए भी उचित वातावरण होगा, शिक्षण अधिगम वातावरण होगा, वो भी लाभदायक रहेगा, वो भी उसके लिए व्यवसायिक जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो लिख सकते हैं अपने इसके अंदर कि शिक्षकों के लिए भी, टीचर हैं, शिक्षकों के लिए भी शिक्षण अधिगम वातावरण उनके व्यावसायिक जीवन या व्यावसायिक कौशल में लिख सकते हैं, शायद कौशल में वृद्धि करता है, विकास करता है। तो शिक्षकों के लिए भी एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण होना जरूरी है, जिससे कि वो अपने व्यावसायिक जीवन के अंदर कर सके, व्यावसायिक जीवन को पूरा कर सके। तो इसमें यही है कि शिक्षकों को भी शिक्षण अधिगम वातावरण में श्रेष्ठ रूप में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि उनमें व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 4 है शिक्षकों को छात्रों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर विचारों भावों का पक्ष प्रस्तुत किया जाए, वो आपस में भावात्मक रूप से टीचर से जुड़ सके। जिस जो अक्षम बालक हैं, यदि वो बालक उनकी भावों को शिक्षक समझ गया, उनके विचारों को समझ गया, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर वो बालक भी उस शिक्षक से जुड़ जाएंगे, फिर वो एक मन लगा करके शिक्षक जो भी कहेगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। जब तक वो भावात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा, विचारात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा, तो वो जो भी टीचर समझाएगा या उसको करवाएगा वो उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो एक जब साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो वो एक अटैचमेंट है जो स्टूडेंट की टीचर के साथ वो हो जाएगी, जिससे कि वो अधिगम कार्य वातावरण है वो उपयुक्त हो जाएगा, जिससे बालक सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं शिक्षकों को छात्रों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों से मिलकर
कार्य करना चाहिए। तो हमने शिक्षकों को छात्रों से मिलकर कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर अपने कहते हैं कि भावात्मक रूप से बच्चे हैं जो टीचर से जुड़ जाएंगे और अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम संबंधी योजना तैयार करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार होगा तो दोनों पक्षों को ही लाभ होगा। इस प्रकार अपने शिक्षण एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण होना जरूरी है, जिससे कि एक शिक्षक को भी लाभ होगा और एक बालक को भी लाभ होगा। अब अपने यदि कहना चाहिए शिक्षण अधिगम वातावरण में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, तो छोट में देख लेते हैं शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षण अधिगम वातावरण में शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। बालक जो डायरेक्ट रूप से शिक्षक से जुड़ा होता है, जैसे विद्यालय में आता है तो बालक शिक्षक ही उसको शिक्षण कार्य के रूप में प्रेरित करता है, अधिगम प्रेरित करता है। शिक्षक जिस प्रकार से पढ़ाता है बालक उसी प्रकार से सीखने का प्रयास करता है। तो सभी शिक्षक है जो टीचर हैं उनको अपने छात्रों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, अर्थात किसी भी छात्र को किसी भी शिक्षण सहायता के लिए आवश्यकता हो उसे निष्कोच रूप से सहायता करनी चाहिए। तो एक उत्तरदायी रूप जो है ना वो होना चाहिए टीचर का, छात्रों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो शॉर्ट में लिखे तो छात्रों के प्रति शिक्षक को छात्रों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। किसी भी चीज की कोई आवश्यकता हो तो उसको क्या है सहायता करनी चाहिए, ताकि बालक को कोई भी समस्या ना आए। तो नंबर 2 है कक्षा अध्यापक विषय विशेषज्ञ शिक्षक दोनों ही एक दूसरे के सहयोग कार्य करना चाहिए, सभी छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। कक्षा अध्यापक एवं विषय विशेषज्ञ, क्योंकि एक कक्षा अध्यापक होता है जिससे कि अपने कहते हैं कि क्लास टीचर है, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के विषय अध्ययन करते हैं, तो आपस में बैठ करके उस कक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि उसके लिए किस प्रकार के बालक हैं, क्या क्या और नए प्रयास किए जा सकते हैं, किस प्रकार शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। तो कक्षा अध्यापक और विषय विशेषज्ञ दोनों एक दूसरे के सहयोग का कार्य करना चाहिए। तो अपने लिख सकते हैं इसके अंदर कक्षा अध्यापक और क्लास टीचर और जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपस में मिलकर के कार्य करें। कक्षा अध्यापक है विषय अध्यापक लिख सकते हैं हमने, मिलकर कार्य करें। जैसे कि जो भी उसकी आवश्यकता है बालकों की वो पूरी हो सके। नंबर 3 है शिक्षकों को सभी छात्रों की शैक्षिक स्तर को सुधार करने के लिए आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। तो कोई प्रणाली है उसका ही आगे की कड़ी है कि सभी शिक्षकों को छात्रों के विकास के लिए आपस में विचार विमर्श करना चाहिए, किस प्रकार से बालकों का विकास किया जा सकता है, उनको अधिगम करवाया जा सकता है, विचार विमर्श करना चाहिए। इसमें यही है कि सभी शिक्षकों को छात्रों के विकास के लिए इसे अधिगम कराया जा सके, उनकी आर्थिक उन्नति की जा सके, इसके लिए क्या है आप इसमें विचार विमर्श करना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट है इसका, शिक्षकों छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप निर्देशन संबंधी निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कक्षा के छात्रों को विविध शैक्षिक व अशैक्षिक आवश्यकता को समझा जाता है। तो अनुदेशन
अनुदेश से संबंधित निर्देश प्रदान करना, तो ये लिख सकते हैं अनुदेश प्रदान करना, अनुदेशन प्रदान करना। जिस प्रकार के बातों की आवश्यकता है उसी प्रकार का निर्देशन क्या है, निर्देश दिए जाएं। तो इस प्रकार से हमने छात्र शिक्षक की भूमिका का अध्ययन किया कि उसके छात्रों पर उत्तरदायी रहना चाहिए, जिसे कोई भी आवश्यकता हो उसकी पूरी हो सके। विषय अध्यापक और कक्षा अध्यापक को आपस में मिलकर के कार्य करना चाहिए। सभी शिक्षकों को आपस में विचार विमर्श करके उस कक्षा के जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनको समझना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करनी चाहिए और समय समय पर जो भी बालकों को निर्देशन देना है वो निर्देश देने वो देने चाहिए, जिससे कि उनकी शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा हो सके। इस प्रकार से हमने आज 2 पॉइंट किए हैं, शिक्षण के वातावरण का लाभ और दूसरा है उस वातावरण के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो आगे हम इसके साथ ही कुछ नए जो बिंदु है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।